चैनल कृष्णा एकेडमी में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 10 करने वाले हैं। आशा यही है आपसे कि आप लोग इसके के पहले 9 सेट आप अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। मेरे भाई, ये 40 क्वेश्चन के संग्रह आपको पेपर में बहुत हेल्प करेंगे। देखिएगा कितना हेल्प करते हैं। तो सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से वीडियो को शेयर कर देंगे और अपना अटेंडेंस बताएंगे कौन कौन आ गया है। आलोक सर फैंस, गुड मॉर्निंग। और अभी तक कोई नहीं आया है, सब कहाँ गए हैं भाई? सभी लोग लाइव बन जाएं। वैसे पर आजकल काम बहुत ज्यादा चल रहा है, काम कर रहे होंगे। चलें, जितने लोग लाइव बन चुके हैं वो देखते हैं, आप लोग जवाब देते रहेंगे। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? मेरे भाई ये बताएं आप, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। एक बात हमें आप ये बताएं, सर भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई वर्ड को कहेंगे क्या? भाई लघुत्तम इकाई है, पर वर्ड का कोई अर्थ होता है क्या? नहीं मेरे भाई, वर्ड का कोई भी अर्थ नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर गलत है। एक बात बताएं, अर्थ कुछ होता है क्या? नहीं। मात्रा का अर्थ कुछ होता है क्या? नहीं मेरे भाई। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं? तो मेरे भाई शब्द को कहते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं? शब्द को कहते हैं। ठीक है, इतना पता चला मेरे भाई। चले नेक्स्ट चलते हैं। अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द है। एक बात जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं, इसमें से अशुद्ध कौन सा है? अशुद्ध कौन सा है जल्दी से बताएं। देखिए, अशुद्ध शब्द है अनुसूया है क्या? अनुसूया है, ये तो सही है। ऐनक, ऐनक भी सही लिखा है। संकट, संकट ऐसे नहीं लिखा जाता है मेरे भाई, संकट ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? संकट ऐसे लिखा जाता है क्या? हाँ सर, संकट ऐसे लिखा जाता है। संशय, ये भी सही है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा मेरे भाई? संकट जो था वो अशुद्ध था, संकट जो था वो अशुद्ध था। ठीक है, एक बार जोरदार तरीके से वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। चले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नरेश का सही संधि विच्छेद है। पहले एक बात जान ले, संधि में क्या क्या होता है मेरे भाई। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं क्या? हाँ सर, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं भाई साहब? तो सर संधि के 3 भेद होते हैं क्या? हाँ सर, संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि होते हैं। कौन से? स्वर संधि होते हैं, और व्यंजन संधि होते हैं, और विसर्ग संधि होते हैं। ठीक है सर, इतना तो हमें भी पता था। एक बात हमें बताएं मेरे भाई, ये जो स्वर संधि होता है इसके भी भेद होते हैं क्या? हाँ सर, इसके भी भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। महाबली सिंह डी। चलिए देखते हैं स्वर संधि के 5 भेद होते हैं कौन कौन से। तो आप जानते हैं दीर्घ गुण यण वृद्धि अयादि, दीर्घ गुण यण वृद्धि अयादि, ये 4 होते हैं। अब देखें नरेश, नरेश में हम आपको बताएं मेरे भाई, जब संधि को हम लोग तोड़ते हैं तो दोनों शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए। नरेश में देखें अधन ई से बनता है क्या? नर, नर धन ईस। ईस हमेशा बड़ी लगता है, ईस में बड़ हमेशा बड़ी लगता है। इसमें देखो मेरे भाई अ है, इसमें अ है, इसमें ई है, दोनों मिलके क्या बन जाते हैं मेरे भाई? ए बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ए। तो न रे स हो जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? नरधन ईस। नरधन एस होगा क्या? नहीं। नरे धन सा होगा क्या? नहीं। न धन रेस होगा क्या? नहीं मेरे भाई, नरधन ईस होगा। चलिए, महाबली सिंह का एकदम सही आंसर आया था डी। चलें, रातों रात शब्द में कौन सा समास है? एक बार हम लोग समास को भी जान लेते हैं। पहले आप समास शब्द का अर्थ हमें बता दें, हर बार हम आपको बताते हैं। समास शब्द का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? समास शब्द का अर्थ होता है सर संक्षेप, या संक्षेप करना, या संक्षिप्तीकरण। ठीक है, समास के सर 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक जो इसमें है अव्ययी भाव समास। कौन सा है? अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। दूसरा कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है। तीसरा कौन सा होता है सर? द्विगु समास होता है, द्विगु समास होता है। चौथा बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। और 5वां कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है। और 6ठा हम लिख दे रहे हैं कर्मधारय समास होता है। ठीक है,
ये जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो, आप किसी भी क्रम में हो सकता है, ठीक है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और मेरे भाई द्वंद्व और कर्मधारय समास होते हैं। एक बात देखें, रातों रात अव्ययी भाव समास का हम पहचान आपको बताते हैं मेरे भाई। इसका पहचान कैसे करते हैं आप? अव्ययी भाव समास में आप याद रखिएगा कि पहला पद उपसर्ग हो सकता है, पहला पद उपसर्ग हो सकता है, पहला पद उपसर्ग होगा, उपसर्ग, पहला पद उपसर्ग हो जाएगा तो आप क्या कहिएगा? अव्ययी भाव समास है। यदि शब्दों की आवृत्ति हो जाए, शब्दों की लगातार आवृत्ति हो जाए, शब्दों की लगातार आवृत्ति हो जाए, लगातार आवृत्ति हो जाए, मतलब पुनः दोहरा दिया जाए, तो उसमें भी क्या होगा मेरे भाई? आवृत्ति हो जाए तो उसमें क्या होगा मेरे भाई? अव्ययी भाव समास होगा। तो एक बात बताएं, रातों रात में देखें मेरे भाई, रातों रात में आप कौन सा समास ढूंढेंगे? जब रातों रात में जब समास आप ढूंढेंगे तो क्या होगा? रात ही रात होगा क्या? हाँ सर, रात ही रात होगा। इसमें बताएं हमें आप, एक रात ये है, एक रात ये है, दोनों मिलके अव्ययी भाव समास बनाएंगे क्या? यही देखिए अभी नियम में मैंने लिखा है अव्ययी भाव, शब्दों की आवृत्ति, तो भाई शब्दों की आवृत्ति हुई रात रात, अर्थात अव्ययी भाव समास होगा क्या? जल्दी से कमेंट करके बताएं, चलें कमेंट करके बताएं भाई। सिंह महाबली, आग का तत्सम क्या होगा? आग का तत्सम क्या होगा? एक बात बताओ मेरे भाई, अग्नि होगा क्या? अग्नि होगा क्या मेरे भाई? अग्नि नहीं होगा, अग्नि नहीं होगा क्या मेरे भाई? क्या अग्नि होगा क्या? अग्नि होगा क्या? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अग्नि तो होगा नहीं, अग्नि होगा नहीं, अग्नि होगा कि अग्नि होगा? तो अग्नि होगा मेरे भाई, क्या होगा? अग्नि होगा, ठीक है, अग्नि होगा। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? सिंह महाबली, हाथों हाथ में ही। भाई रातों रात लिखा था तो रात ही रात होता है उसका, हाथों हाथ में ही नहीं, ठीक है। हाथों हाथ का होता है हाथ ही हाथ, कानों कान का होता है कान ही कान, ठीक है। भागम भाग का होता है भाग ही भाग। अध का विलोम क्या होगा? अध का मतलब होता है मेरे भाई आधा, तो आधा का क्या होता है? पूरा। पूरा को संस्कृत भाषा में क्या कहेंगे मेरे भाई? पूर्ण कहेंगे। तो एक बात हमें बताएं, क्या इसमें कहीं हमें पूर्ण दिख रहा है क्या? हाँ। समाप्त का विलोम क्या होगा? शुरुआत। समाप्त, काम समाप्त हो गया, काम शुरू हो रहा है, तो समाप्त का विलोम क्या होगा? शुरुआत। आज संख्या बहुत कम है, जितने लोग भी लाइव हैं उतने लोग क्या करेंगे? एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। अनाज का पर्यायवाची क्या होगा? अनाज का पर्यायवाची क्या होगा? अनाज का पर्यायवाची चाह होता है क्या? इच्छा का होता है चाह। सलील होता है क्या? नहीं सर। रूपा होता है क्या? नहीं सर। सस्य होता है। सस्य मतलब क्या होता है? सस्य मतलब होता है मेरे भाई अनाज। सस्य मतलब क्या होता है? अनाज होता है। कमेंट करके बताओ, समझ में आ रहे नहीं भाई? लेकिन याद रखिएगा भाई, इस जितने भी 40 क्वेश्चन के संग्रह आपको कराए जा रहे हैं उनको आप एक बार अच्छे तरीके से तैयार रखिएगा। आपको पेपर में आने वाले हैं, आपको पेपर में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। चल, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है? अबला किसे कहते हैं? जो कमजोर हो मेरे भाई, जिसका असहाय किसको कहते हैं? जिसका कोई सहारा ना हो। अकल्या किसको कहते हैं? जो भाई अकेला। अवीरा कहते हैं मेरे भाई जिसका पुत्र और पति दोनों न हो, जिसके न पुत्र हो और न भैया पति हो, उसे क्या कहते हैं? अवीरा। उसका कोई भी वीर नहीं है, अ मतलब बिना, वीर वीरा मतलब वीर, उसके अंदर उसके पास न उसका कोई भी वीर नहीं है, वह अवीरा है। न उसके पास उसका पुत्र है न उसका पति है, उसके कोई नहीं है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अवीरा कहते हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट नंबर पे, अनिल और अनल शब्द का सही अर्थ बताएं। अनिल, अनिल मतलब आप जानते हैं अनिल मतलब क्या होता है मेरे भाई? हवा। और अनल मतलब आग होता है। क्या आपको ये पहले से पता था क्या? हाँ सर, हमें ये पहले से पता था, हवा और आग होगा, तो और ऑप्शन पे हमें जाने की जरूरत नहीं है। अनिल मतलब आग होता है क्या? नहीं। अनिल मतलब हवा होता है, लेकिन अनल माने आग नहीं होता है। अनिल मतलब जंगल होता है क्या? नहीं, ये भी नहीं।
अनिल मतलब हवा, अनल मतलब, अब कुछ लोग कहेंगे सर जंगल भी होता है, नहीं मेरे भाई उन सब पे नहीं पढ़िए आप। 10 नंबर देखते हैं, अंग अंग फूले न समाना, मुहावरे का अर्थ। कहते ना भैया बड़ा अंग अंग फूल है, फूले न समाना मतलब अंग अंग फूलना मतलब मेरे भाई गुस्सा होना होगा क्या, नहीं। दुखी होना होगा क्या, नहीं। इसमें तो आनंद की बात ही हो रही है, खुश की बात हो रही है, तो बीमारी होना होगा क्या, नहीं। एक ही ऑप्शन बचा है, कौन सा, बहुत ज्यादा आनंदित होना, बहुत आनंदित होना। अंग अंग फूलना मतलब होता है मेरे भाई आनंदित होना, बहुत आनंदित होना, ठीक है। चलिए महाबली सिंह कहाँ चले गए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कमेंट करके बताओ बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा, संबंधवाचक। एक बात बताओ, क्या मैंने आपको कभी भी संबंधवाचक संज्ञा बताया क्या, बताया क्या, नहीं सर आपने नहीं बताया है। तो ये पूछ कैसे लिया, मैंने आपको बता रखा है संज्ञा के सिर्फ 5 ही भेद होते हैं, संज्ञा के सिर्फ 5 ही भेद होते हैं। सर ये कहाँ से आ गया, हम आपको बताते हैं मेरे भाई ये कहां से आ गया। कौन कौन सा होता है, व्यक्ति जाति भाव, व्यक्ति जाति, व्यक्ति जाति भाव, द्रव्य समूह, द्रव्य समूह। देखिए आप जानते हैं संबंधवाचक संज्ञा पूछ रहा है, संबंधवाचक संज्ञा पूछ रहा है, तो जो संबंध जोड़े उसी को आप आंसर बताएं। कहते हैं ना तोहरे बाप का बपंसी है का, तोहरे बाप का बपंसी है का, बपंसी मेरे भाई वो गांव की भाषा है, वो ठेठ भाषा है, उसको आप कह सकते हैं तोहरे बाप का बपौती है का, तोहरे बाप का बपौती है का। बापा नहीं होता है, बपौता नहीं होता है, बापति नहीं होता है, तोहरे बाप का बपौती है का मेरे भाई, तोहरे बाप का बपौती है का, ये आप कह सकते हैं। बाप का बपंसी नहीं, बाप का बपौती होता है। सिंह महाबली का सही आंसर आया था बपौती, गुड, वेरी गुड मेरे भाई। चलें 12 नंबर का देखें, जो सर्वनाम शब्द वक्ता श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। पहले आप सर्वनाम जान ले किसा कहते हैं। सर्वनाम मेरे भाई जो संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है उसे आप सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे आप क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। एक बात हम आपको बता दें, 10 प्रैक्टिस सेट के बाद आपको चलेगा 10 मैथ चलेगा, ठीक है, ठीक रहेगा नहीं, कमेंट करके बताएं सभी लोग। 10 हिंदी के प्रैक्टिस सेट के बाद 10 मैथ के प्रैक्टिस सेट चलेंगे मेरे भाई। क्या क्या होता है, पुरुषवाचक होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, मैंने आपको बता रखा है पुरुष निश्चय, निजवाचक, निजवाचक, संबंध अनिश्चय, संबंध अनिश्चय, प्रश्नवाचक, संबंध अनिश्चय प्रश्नवाचक होते हैं क्या, हाँ सर संबंध अनिश्चय प्रश्नवाचक होते हैं। एक बात हमें जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे भाई, पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं क्या, हाँ सर पुरुषवाचक के 3 भेद। कौन कौन से, उत्तम पुरुष होते हैं, कौन सा, उत्तम पुरुष होता है, दूसरा कौन सा, मध्यम पुरुष होता है, और तीसरा कौन सा होता है, अन्य पुरुष होता है। सर अन्य पुरुष होता है। देखिए मैंने आपको इसका ट्रिक बता रखा है, मैं तुम और वे, मैं तुम और वे का मतलब होता है मेरे भाई, मैं तुम और वे, मैं मतलब कहने वाला, कहने वाले का मतलब होता है वक्ता, तुम का मतलब तुम सुन रहे हो मेरे पास खड़े हो, तुम का मतलब क्या होता है मेरे भाई, श्रोता, वक्ता श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे मेरे भाई। इन तीनों को अगर एक शब्द में कहना चाहिए तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या ये बात मेरी आपको समझ में आई क्या, कमेंट करके बताएंगे क्या ये आपको समझ में आई क्या, कि कैसे वक्ता श्रोता और अन्य व्यक्ति के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, बताएं समझ में आई क्या। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन, तन मेरे भाई तन पर प्रहार किया जाता है कि तन पर प्रहार की जाती है। एक बात बताएं,
तन बड़ा होता है कि बड़ी होती है? भाई मेरे भाई तन बड़ा होता है। तो एक बात हमें बताएं, तन पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग? मेरे भाई आप इतना जान ले, कुछ तन के अंगों के नाम अगर कह दिया जाए, कुछ को छोड़ के बाकी सब में आप क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। तो तन को भी हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई? तन को भी हम लोग क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। स्त्रीलिंग और ये सब नपुंसक लिंग उभयलिंग नहीं होगा। ठीक है, चल 14 में देखिए, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं का बहुवचन मैंने आपको कितनी बार बताया है कि हम होगा। मैं का बहुवचन हम होगा मेरे भाई। मैं चलती हूं और हम चलते हैं। मैं चलती हूं, हम चलते हैं। आप दोबारा मिलिएगा, हम चलते हैं। हम सभी लोग चलते हैं मेरे भाई, दोबारा आएंगे आपके घर पूरी खाएंगे। ठीक है, चल अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप क्या होगा? देखिए अन्य पुरुष मतलब मेरे भाई यह वह, यह वह, ये वे, यह वह, ये वे। ठीक है, एक वचन में मेरे भाई ये दोनों नहीं आएंगे, यह और वह आएगा। सर्वनाम है मेरे भाई, ठीक है सर्वनाम हो गया। संप्रदान कारक क्या होगा? यह से, इनसे, वह से, उनसे। इनसे कहीं है क्या? नहीं, इसको हम काट देते हैं, इनको काट देते हैं। वह बचा है संप्रदान उन्हें, उन्हें होगा क्या? उनसे का मतलब होता है मेरे भाई से चिन्ह है, ये नहीं होगा, के नहीं होगा, उससे नहीं होगा। उन्हें मेरे पास बुलाया जाए, उनके लिए मैं एक गिफ्ट लाया। क्या होगा? ये सब उनसे का मतलब है बहुवचन, उससे भाई एक वचन उन्हें। उन्हें बुलाओ मेरे पास, उन्हें मेरे पास बुलाओ। एक विशेषण शब्द नहीं है, एक विशेषण शब्द नहीं है मेरे भाई। उससे जो होता है वो एक वचन है, उनसे जो होता है वो भाई साहब वो अलग है। उनके लिए, उनके लिए बताओ, उनके लिए मतलब कितने लोग हैं? मतलब उन्हें बुलाओ, उन्हें का मतलब है सिर्फ एक लोग नहीं है, वहां पे कई लोग हैं। उन्हें बुलाओ मेरे पास, उन्हें बुलाओ मेरे पास, वहां एक लोग नहीं है, वहां पे कई लोग हैं, इसलिए कहा जा रहा है एक लोग बुलाएं। एक लोगों को नहीं मेरे भाई, कई लोगों को बुलाया जा रहा है, इसलिए क्या कहा जा रहा है? उन्हें। इसलिए हमारा जवाब क्या होगा? उन्हें। अगर एक के लिए कहता, एक वचन के लिए कहता तो ये ऑप्शन गलत होता। ठीक है, उन्हें नहीं भाई, बहुवचन कहा है, इसलिए हम लोगों ने किसको चूज किया? उन्हें को। एक विशेषण शब्द नहीं है। विशेषण को पहचानने का ट्रिक मैंने आपको बता रखा है। विशेषण शब्द के तुरंत बाद, विशेषण शब्द के तुरंत बाद, विशेषण शब्द के तुरंत बाद, तुरंत बाद हम संज्ञा फिट करके देखते हैं। हम संज्ञा फिट करके देखते हैं कि फिट होगा कि नहीं, फिट होगा कि नहीं, फिट होगा कि नहीं। यदि फिट हुआ तो मेरे भाई वो विशेषण होगा, अगर फिट नहीं हुआ तो वो क्या होगा? संज्ञा होगा। चलें, लजीला। लजीला के बाद हम लड़का बैठाते हैं। लजीला लड़का होता है क्या? हाँ सर ये होता है। लाडला, लाडला लड़का होता है क्या? हाँ सर होता है। लापता लड़का होता है क्या? हाँ। लांछन लड़का होता है क्या? नहीं। लांछन लगाई जाती है, चटकन लगाई जाती है मेरे भाई, ये मतलब संज्ञा है तभी तो ये कुछ किया जाता है। लांछन लगाया जाता है, कुछ आपको कालिख जो है संज्ञा है वो आपको लगाया जाता है। ठीक है, लांछन भी लगाया जाता है, अर्थात ये क्या है मेरे भाई? संज्ञा है। ये क्या है? हमारा जवाब क्या होगा? लांछन। लापता लड़का, लाडला लड़का, लजीला लड़का, लेकिन लांछन संज्ञा है। हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना में कौन सी क्रिया है? मैंने आपको बार बार बता रखा है, क्रिया के 2 भेद होते हैं और 6 उपभेद होते हैं। क्रिया के 2 उपभेद होते हैं मेरे भाई और 6 क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रिया के 2 भेद और 6 उपभेद होते हैं। 2 उपभेद कौन कौन से होते हैं ये आप देख लें भैया। सकर्मक होता है, सकर्मक होता है, और कौन सा होता है? अकर्मक होता है। अब चाहे तो आप ये भी कह सकते हैं सर सकर्मक के कितने भेद? वही 6 भेद आप मान सकते हैं। अकर्मक होता है। ठीक है, अब मेरे भाई देखते हैं ये 6 उपभेद कौन कौन से होते हैं, ये आप देख लें।
छह उपभेद कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सा? प्रेरणार्थक क्रिया होता है क्या? हाँ सर, प्रेरणार्थक क्रिया होता है। दूसरा होता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया होता है, पूर्वकालिक क्रिया हो गया। तीसरा होता है मेरे भाई नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। चौथा होता है द्विकर्मक क्रिया। और पांचवा होता है मेरे भाई कौन सा? संयुक्त क्रिया। और छठा होता है सहायक क्रिया होता है। एक बात बताएं, क्या ये छह भेद आपको पहले से पता था या याद था? जल्दी से कमेंट करके बताएं। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं मेरे भाई? जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी को करने के लिए कहे, उसे आप क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं मेरे भाई? मैंने आपको ट्रिक बता रखा है, जहां पे कर आएगा वहां पे क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया। अर्थात एक कार्य खत्म करते हैं, दूसरा काम स्टार्ट कर दिया जाए, पहले वाले कार्य को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। नाम धातु किसे कहते हैं मेरे भाई? जब संज्ञा विशेषण से बनी, संज्ञा या विशेषण से बनी क्रिया को आप क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। मतलब जैसे हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, जूता जुतियाना, गर्म से गरमाना, ये सब क्या है मेरे भाई? नाम धातु। हथियाना हाथ से बना है, हथियाना, तो इसमें क्या होगा मेरे भाई? नाम धातु क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया होगा क्या? नहीं सर। संयुक्त क्रिया होगा क्या? नहीं। और प्रेरणार्थक, इसमें कोई प्रेरणा दे रहा है क्या? हथियावा रहा होता तो मेरे भाई उसमें क्या होता? प्रेरणार्थक क्रिया। लेकिन ये हथियाना है, नाम धातु क्रिया बना है, हाथ से बना है हथियाना, हाथ शब्द से बना है हथियाना। हाथ क्या होता है? संज्ञा होता है, संज्ञा से बना है, तो इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे? इसलिए हम लोग इसे हथियाना को क्या कहेंगे? नाम धातु क्रिया कहेंगे। निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण है। वर्तमान काल, काल के मैंने आपको बता रखा है, काल के तीन भेद होते हैं। काल के तीन भेद होते हैं मेरे भाई। कौन कौन से होते हैं मेरे भाई? कौन कौन से तीन भेद होते हैं? भूत और वर्तमान तथा भविष्य काल। भूत काल होते हैं। हाँ सर, भूत काल होते हैं। और दूसरा होता है मेरे भाई वर्तमान काल होता है। हाँ सर, वो भी होता है वर्तमान काल। और तीसरा होता है सर भविष्य काल। ठीक है, इतने हो गए, तीन भेद हो गए। भूतकाल के छह भेद होते हैं क्या? हाँ सर, छह भेद होते हैं। वर्तमान काल के पांच भेद होते हैं और भविष्य काल के सिर्फ तीन भेद होते हैं। ठीक है, भूत के छह भेद कौन कौन से होते हैं ये देख लिया जाए। सामान्य भूत होता है क्या? सामान्य भूत होता है, सामान्य भूतकाल होता है, सामान्य भूतकाल होता है। आसन्न भूतकाल होता है क्या? आसन्न। तीसरा होता है अपूर्ण भूतकाल। चौथा होता है पूर्ण भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। और छठा होता है हेतु मद भूतकाल। ठीक है, ये छह भेद हो गए मेरे भाई। वर्तमान काल के पांच भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामान्य वर्तमान काल होता है। क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल होता है। दूसरा होता है तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल, या कौन सा? अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा होता है मेरे भाई पूर्ण वर्तमान काल। चौथा होता है मेरे भाई कौन सा? संभाव्य वर्तमान काल। और पांचवा होता है कौन सा भाई साहब? संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें मेरे भाई तीन भेद होते हैं। कौन कौन सा? सामान्य भविष्य होता है, सामान्य भविष्य होता है, संभाव्य भविष्य होता है। कौन सा? संभाव्य भविष्य होता है। और हेतु मद भविष्य होता है। कौन सा? हेतु मद भविष्य होता है। देखिए, वर्तमान काल का पूछा है, सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक। सामान्य में आता है मेरे भाई ता है, ती है, ते हैं। तत्कालिक में रहा है, रही है, रहे हैं। पूर्ण में चुका है, चुकी है, चुके हैं। संभाव्य में मेरे भाई हो सकता है पढ़ रहा हो सकता है पढ़ रहा हो। संदेह की भावना होता है, वह पढ़ रहा होगा, वह इस समय पढ़ रहा होगा। वह दौड़ रहा होगा, वह दौड़ रहा होगा। भाई संदेह है, वह दौड़ रहा होगा इस समय।
ठीक है। चलें अब देखें, निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण है, उसने पढ़ा था बीत गई समय। वह पुस्तक पढ़ेगा, न पढ़ रहा है, न पढ़ा था, आने वाले समय में पढ़ेगा। वह जाता है, बात अलग है। वह खेल रहा था, बीते समय में जब मैंने देखा था तो वह खेल रहा था, भूत की बात है। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ता है, ती है, ते है। अगर पूछ ले भाई वर्तमान काल का कौन सा भेद है, तो ता है, ती है, ते है, सामान्य वर्तमान काल होता है। चलें कमेंट करके बताते रहे मेरे भाई, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आज संख्या तो बहुत कम है। कर्मवाच्य में प्रधान होता है मेरे भाई कर्मवाच्य। वाच्य के 3 भेद होते हैं, मैंने आपको पहले से बता रखा है। वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्त, कर्म और भाव। कर्त, कर्म और भाव। कर्त में कर्ता प्रधान होता है, कर्म में कर्म कर्तृवाच्य, और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। तो मेरे भाई पूछा है कर्मवाच्य में कौन सा प्रधान होता है, तो कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। तो एक बात बताएं, क्या इसमें कर्ता होगा, विचार होगा, भाव होगा क्या? नहीं सर, हमें क्या होगा इसमें प्रधान? इसमें प्रधान होगा कर्ता प्रधान होगा। ठीक है। चल, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग में से निम्नलिखित का किस भेद है? तो मेरे भाई पहले हम अव्यय को जान लेते हैं। अव्यय को अच्छे से जानेंगे तो सही रहेगा। अव्यय जो व्यय ना हो। अव्यय के मुख्य 3 और कुल 4 भेद होते हैं। चारों का नाम हम देख लेते हैं। 4 कौन कौन से भेद होते हैं? देखें 4 कौन कौन से भेद होते हैं मेरे भाई। तो मेरे भाई कौन कौन से होते हैं, जल्दी से आप कमेंट करके बताओ। क्या क्रिया विशेषण होता है? क्या क्रिया विशेषण होता है? और संबंध बोधक अव्यय होता है? क्या संबंध बोधक अव्यय? क्या समुच्चय बोधक अव्यय होता है? क्या समुच्चय बोधक अव्यय? समुच्चय बोधक अव्यय। एक होता है विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। बस इतने ही 4 भेद होते हैं। तो क्रिया विशेषण में मैंने आपको बता रखा है 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई साहब? कालवाचक होते हैं, कालवाचक, कालवाचक होते हैं। स्थानवाचक होते हैं। कौन से? स्थानवाचक होते हैं। ठीक है। एक होते हैं सर रीतिवाचक होते हैं, रीतिवाचक होते हैं। ठीक है सर। एक होते हैं मेरे भाई परिमाणवाचक होते हैं, परिमाणवाचक होते हैं। परिमाण मेरे भाई कब, कहाँ, कैसे, कितना। अगर कब का जवाब मिल जाए तो आप कालवाचक कहिएगा। कहाँ का जवाब मिल जाए स्थानवाचक, कैसे का जवाब मिल जाए रीतिवाचक, और कितना का जवाब मिल जाए तो परिमाणवाचक। देखें वह सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। क्या कब गई कुछ मिल रहा है क्या? कैसे गई कुछ मिल रहा है क्या? कितना गई और कहाँ गई? पुष्प वाटिका गई है, कहाँ का जवाब है पुष्प वाटिका। लेकिन क्या है इसमें सखियों सहित का पूछ रहा है। तो एक बात जान लें, जब संज्ञा सर्वनाम का संबंध किसी अन्य शब्द से जो अव्यय जोड़ता है उसे क्या कहेंगे? संबंध बोधक अव्यय। अब देखें सीता किसके साथ गई? सखियों सहित गई, सखियों के साथ गई है मेरे भाई। देखें सीता गई है अलग बात है, सीता सखियों के साथ गई हैं तो क्या होगा? संबंध बोधक अव्यय होगा। ठीक है। मैंने आपको बताया है जब हम आपको पढ़ा रहे थे मेरे भाई अव्यय, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, मोनू ऊपर बैठा है। मोनू ऊपर बैठा है तो मेरे भाई क्रिया विशेषण अव्यय है। कौन सा? स्थानवाचक। अगर हम आपसे कह दें मोनू छत के ऊपर बैठा है तो आप क्या कहेंगे? संबंध बोधक अव्यय। इतना ही अंतर होता है। मोनू बैठा है संबंध बोधक अव्यय, मोनू छत के ऊपर बैठा है भाई क्या है? संबंध बोधक अव्यय। फिर से सुने, मोनू बैठा, मोनू ऊपर बैठा है, क्या है? क्रिया विशेषण। मोनू छत के ऊपर बैठा है भाई साहब संबंध, क्योंकि छत से उसका संबंध जोड़ रहा है, सखियों से इसका संबंध जोड़ रहा है, तो क्या होगा मेरे भाई? इसमें संबंध बोधक अव्यय। लेकिन किंतु परंतु और आ जाए अव्यय, लेकिन किंतु परंतु और आ जाए, ये सब समुच्चय बोधक अव्यय। जहां पे संबोधन वाला चिन्ह दिख जाए वहां पे विस्मयादि बोधक अव्यय। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? संबंध बोधक अव्यय इज अ राइट आंसर। ठीक है। चलिए हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिए, 20 क्वेश्चन और।
सुशिक्षित में, सुशिक्षित, देखिए मेरे भाई सुशिक्षित है तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग होगा, सुधन शिक्षित होगा क्या, सुधन शिक्षित होगा। ठीक है सर, सुधन शिक्षित होगा तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, सु उपसर्ग होगा। ठीक है, सु उपसर्ग होगा, पर उपसर्ग नहीं है। धड़ाक में प्रत्यय है तो सर धड़ाक में कौन सा प्रत्यय होगा, धड़ धन आक होगा क्या, धड़ धन आक होगा क्या, हाँ सर धड़ धन आक होगा। इसमें कौन सा होगा, आक प्रत्यय होगा। किसी कोई दिक्कत होगा बताइएगा। यद्यपि मोहन धनी है तथापि वह दुखी है, वाक्य कौन सा वाक्य है मेरे भाई, वाक्य कितने, वाक्य के इसमें इस प्रकार से 3 भेद होते हैं। ठीक है, 3 भेद। कौन सा, सरल वाक्य होता है, सरल वाक्य। अर्थ के आधार पे 8 भेद होते हैं, रचना के आधार पे 3 भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, एक बात बताएं, सरल वाक्य जो है मेरे भाई वो एकदम सरल रूप से होता है। संयुक्त वाक्य जो होता है मेरे भाई वह जोड़ता है। कैसे जोड़ता है, जल्दी से कमेंट बताएं। मिश्रित वाक्य जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है या एक को उपवाक्य दूसरे वाक्य को पूर्ण करने के लिए आता है। जहां पे लेकिन किंतु परंतु इत्यादि, लेकिन किंतु परंतु अथवा ये सब आए तो क्या होगा, संयुक्त वाक्य। यद्यपि मोहन धनी है तथापि वह दुखी है, यद्यपि मोहन धनी है, मोहन धनी है लेकिन वह बहुत दुखी है। ठीक है, ये तथा आया है मेरे भाई, तथापि आया है तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, मोहन धनी तो है लेकिन वह दुखी भी है, तो मेरे भाई जोड़ने का काम कर रहा है। मिश्रित वाक्य यहाँ पे नहीं होगा, सरल वाक्य यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, चल लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह एक महिला विद्वान है, गलत है। वह एक विदुषी महिला थी, देखते हैं, वह विदुषी महिला थी, वह ये गलत है, 2 बार आया है। वह एक विद्वान महिला है, विद्वान महिला नहीं, वह एक विदुषी महिला थी। भाई महिलाएं विदुषी होती हैं न कि विद्वान होती हैं। आज संख्या बहुत कम है भाई। गाजीपुर में बोली जाने वाली भाषा क्या है, इधर गाजीपुर भैया, गाजीपुर, बलिया, बनारस, ये सब में भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, जब बिहार साइड जितना जाएंगे, जितना बनारस के उस तरफ जाएंगे मेरे भाई, वो सब में क्या बोला जाएगा, भोजपुरी। ये अवधि कहाँ बोला जाता है, तो अवधि प्रयागराज में बोला जाता है। ठीक है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, परिणीकृत अष्टाध्यायी में हुआ था क्या, नहीं सर इसमें नहीं हुआ था। अपभ्रंश साहित्य में हुआ था क्या, नहीं सर इसमें भी नहीं हुआ था। अमीर खुसरो के पुस्तक में हुआ था क्या, नहीं इसमें भी नहीं हुआ था। मेरे भाई जयभट्ट के शिलालेख में इसका साक्ष्य मिला है, इसी में सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। जो ये जयभट्ट का शिलालेख है, जयभट्ट के शिलालेख भैया देवनागरी लिपि में लिखा गया है, इसलिए सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया है, जयभट्ट के शिलालेख में। ठीक है, चल शांत रस का स्थायी भाव, शांत रस का स्थायी भाव अच्छे से पहले हम सभी रसों को जान लेते हैं। पहले हम लोग रस को एक बार देख लें, क्या रस किसे कहते हैं। रस के मेरे भाई 2 पक्ष होते हैं, कृति और पाठक। कृति जो भैया पढ़े उसे कृति कहेंगे, जिस चीज को पढ़े उसे पाठक कहेंगे, या जो रस ग्रहण करे उसे कृति कहेंगे और जो रस दे उसे पाठक कहेंगे। रस के 4 भाव होते हैं, रस के 4 भाव होते हैं। कौन कौन सा होता है ये देख लो मेरे भाई। कौन कौन सा होता है, विभाव होता है, विभाव होता है, अनुभाव भी होता है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। संचारी भाव को हम लोग व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, और एक होता है मेरे भाई कौन सा, स्थायी भाव, स्थायी भाव। ठीक है, स्थायी भाव होता है। विभाव का मतलब होता है विशेष भावना। विभाव के 2 भाव भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन। आलंबन किसी को देखने के बाद आपके मन में भावना जागृत होती है, विशेष भावना जागृत होती है, उसे विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव होता है। ठीक है, आलंबन का मतलब होता है मेरे भाई किसी के दुख के आकर्षित होना। आलंबन के 2 भेद होते हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। आश्रय आलंबन और विषय आलंबन।
ये इसके दो भेद होते हैं मेरे भाई। जब किसी को आप देखें, यदि आप पहले आकर्षित होते हैं तो आप आश्रय हुए, जिसको देख के आप आकर्षित हुए वो विषय हुए। उद्दीपन मतलब कि मन को भाव को बढ़ा चढ़ा के बताए तो उद्दीपन विभाव होता है। अनुभाव में चार भेद होते हैं। जो भाव मन में अनुभव विभाव के बाद जागृत होती है उसे अनुभाव कहते हैं। इसके चार भेद होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक। कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार। वाचिक, सात्विक और आहार। जब किसी को देखने के बाद आप हंसे, मुस्कुराएं, आंख दबाएं या हाथ हिलाएं उसे कायिक, जब मुंह से बोले वाचिक, जब रूप सज्जा व सज्जा देख के जब मन की बात मन में दबाए रखे सात्विक, और जब रूप सज्जा या वस्त्र सज्जा देख करके आकर्षित हो तो वो आहार। ये है भाई साहब आहार। संचारी भावों की संख्या कुल 33 होती है। 34वां भेद चकपकाहट को माना जाता है। स्थायी भावों की संख्या मेरे भाई मुख्य 8 होते हैं और कुल 9 होते हैं। 8 कौन कौन से होते हैं मेरे भाई? श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस होता है, इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति। भैया हास्य रस होता है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास। वीर रस होता है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। वीर रस होगा शांत रस। शांत रस होता है, शांत रस का स्थायी भाव होता है मेरे भाई निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। रौद्र रस होता है, इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। विभत्स रस होता है, उसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। भैया और कौन सा होता है? भयानक रस होता है, उसका स्थायी भाव होता है भय। ठीक है, चल। आर्मी लवर सत्यम ज्वाइंट से, ठीक है कोई बात नहीं भैया। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद। ये रति किसका है? तो रति श्रृंगार का है। ये शोक किसका है? तो शोक किसका है मेरे भाई? करुण रस का है। किसका है? करुण रस का है। ये विस्मय किसका है सर? अद्भुत रस का है। किसका है? अद्भुत रस का है। ठीक है, अद्भुत रस का है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। दिए गए वाक्य में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन कीजिए। दिए गए विकल्प में से करें। ऊंचे घोर मंदिर के, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती। ऊंचे घोर मंदिर के, ऊंचे घोर मंदिर के, इन दोनों के अर्थ आप देखें अलग अलग है। कौन सा है? मानसून क्लासेस, गुड मॉर्निंग सर जी, वेरी गुड मॉर्निंग मेरे भाई। भाई देखें, ऊंचे घोर मंदिर के और ऊंचे घोर मंदिर के दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, तो आप इसमें साफ साफ मारिएगा यमक अलंकार। उपमा है नहीं, उत्प्रेक्षा है नहीं, व्यतिरेक है नहीं। क्या मारेंगे आप? मारेंगे क्या मारेंगे सर? सर ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, बी नहीं भाई साहब, ए मारेंगे। ठीक है, आर्मी लवर। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं? तथा 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 14-12 पर यति होती है। मैं आपको छंद बताता हूं मेरे भाई। छंद आज के बाद आपको ना डिस्टर्ब करेगा ना आपको परेशान करेगा। छंद के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सर आपने पहले भी हमें बताया है भैया। कौन सा? मात्रिक छंद होता है, यही आपको सिर्फ पढ़ने हैं। मात्रिक छंद, वाणिक छंद और अब वाले मुक्तक छंद। अब वाले मुक्तक छंद। ठीक है, मुक्तक छंद। मात्रिक के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आप हमें बताएं भैया। सममात्रिक होते हैं, सममात्रिक होते हैं, सममात्रिक होते हैं, अर्ध सममात्रिक होते हैं, अर्ध सममात्रिक होते हैं, और होते हैं विषम मात्रिक होते हैं मेरे भाई। विषम मात्रिक, विषम मात्रिक होते हैं। देखें, सममात्रिक का मतलब होता है मेरे भाई जिनके सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं। इसका मैं आपको एक बताता हूं भाई। चारों गीत हर गीतिका वीर आल्हा के, चारों गीत हर गीतिका, हर गीतिका, हर गीतिका वीर आल्हा के, वीर आल्हा के, वीर आल्हा के, इतना आप याद रखिएगा। वीर आल्हा के। चा से होगा चौपाई, चा से चौपाई होगा मेरे भाई। रो से होगा रोला। गीतिका से होगा गीतिका। हर गीतिका होगा हर गीतिका। वीर छंद को आल्हा छंद भी कहते हैं।
तो देखें आप याद रखिएगा 16, 24, 26, 28, 31, 16, 16, 24, 26, 28 और 31, ये आप याद रखिएगा 16, 24, 26, 28, 31, 16, 24, 26, 28, 31, ये मेरा मोबाइल नंबर 16, 24, 26, 28, 31, 16, 24, 26, 28, 31। पूछा क्या है 26, तो 26 कहाँ पे पहुंच रहा है, गीतिका पर, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, गीतिका इज राइट आंसर। 16, 24, 26, 28, 31। सर मेरा वाराणसी में आर्मी का एग्जाम है 25 को, तो भाई 25 को एग्जाम है, ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से तैयारी करके जाएं। अब कोशिश करें कि आप बहुत से ज़्यादा आप प्रैक्टिस मारें और अच्छे से प्रैक्टिस मारें। कहाँ गलत हो रहा है ये देखें, क्यों गलत हो रहा है ये देखें, पक्का पेपर निकल जाएगा। ठीक है, मैंने बताया मेरे भाई कि प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस में अगर नंबर कम आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, वो किस सब्जेक्ट का है और किस चैप्टर का है, उस चैप्टर को आप दोहराएं। अगर आपने सिलेबस खत्म कर लिया है तब। प्रशांत कुमार, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तैयार कर लें आप। सूरदास के गुरु कौन थे, सूरदास के गुरु कौन थे, जो बताएगा मेरे भाई उसे आज का टॉपर घोषित किया जाएगा। सूरदास के गुरु क्या रामानंद थे, क्या रामदास थे, क्या वल्लभाचार्य थे, क्या विठलनाथ थे, कौन बताएगा सूरदास के गुरु कौन थे, सूरदास के गुरु कौन थे, कौन बताएगा कि सूरदास के गुरु कौन थे, क्या रामानंद थे, क्या रामदास थे, क्या वल्लभाचार्य, क्या विठलनाथ। जो भी बताएगा आज का टॉपर उसे घोषित किया जाएगा। ठीक है, जो भी बताएगा उसे आज का टॉपर घोषित किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसको कमेंट में या अभी बताएं या कुछ देर बाद बताएं। वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की आशा है क्या, आशा नहीं होती है। चिंता है क्या, नहीं। आशंका है क्या, नहीं। वृष्टि की मेरे भाई, वृष्टि को मतलब वर्षा होती है। वर्षा न होने से सूखा पड़ने की संभावना है, हमें पता है संभावना है, क्या है मेरे भाई, संभावना है। ठीक है, वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की क्या होती है मेरे भाई, संभावना होती है, आशा नहीं होती है। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है, एक बात हमें बताएं, ओष्ठ के लिए क्या मैंने आपको कोई ट्रिक बताया है क्या। हाँ सर, आपने बताया है उपोष्ठ। क्या बताया है, उपोष्ठ। उ से होता है मेरे भाई उ। ओष्ठ में प वर्ग का मतलब होता है प फ ब भ म, ये होते हैं। एक बात बताओ, इसमें से क्या म इसमें दिख रहा है क्या। हाँ सर, म दिख गया, ब भी दिख गया और उ भी दिख गया, हमें क्या नहीं दिखा, आ। अगर आ ओष्ठ से नहीं बोला जाता है तो कहां से बोला जाता है मेरे भाई, ये कंठ से बोला जाता है। कहां से बोला जाता है, कंठ से। इतना याद रहेगा क्या, हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी। अल्प प्राण ध्वनिया का समूह है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह होता है, कौन सा होता है, जल्दी से बताएं मेरे भाई। मैंने इसका भी आपको ट्रिक बता रखा है। 135 स्वर अंतस्थ अल्प प्राण होते हैं, क्या ये मैंने आपको बता रखा है क्या। 135 स्वर अंतस्थ अल्प प्राण होते हैं। तो अल्प प्राण ध्वनियों की बात की है मेरे भाई। 135 का मतलब होता है क ग अंग, क ग अंग, च ज इय, ट ड अड़ और त द न तथा प ब म। फिर देखिए मेरे भाई, जितने भी स्वर होते हैं वो सभी के सभी क्या हैं, अल्प प्राण है। जितने अंतस्थ व्यंजन हैं वो सभी के सभी क्या है मेरे भाई, य र ल व, सभी के सभी क्या है, अल्प प्राण। अब बताएं क्या क ख ग है क्या, इसमें ख आ गया है, ये नहीं होगा। त थ न होगा क्या, इसमें थ आ गया, ये भी नहीं होगा। च ज ब होगा क्या, हाँ सर ये हो सकता है। ट ठ अड़ है, इसमें ठ आ गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। देखिए ये पहला है, ये तीसरा है, ये भी कि कौन सा नंबर है, तीसरा है। ठीक है, तो पहला तीसरा पांचवा क्या होता है, अल्प प्राण होते हैं। निम्न में से महाप्राण है, तो मैंने आपको बताया है जब 135 स्वर अंतस्थ होते हैं तो मेरे भाई 24 उसमें महाप्राण होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। 24 उसमें महाप्राण, 24 का मतलब दूसरा चौथा, दूसरा चौथा है, ये तो दूसरा है। ठीक है, ये भाई साहब उसमें नहीं अंतस्थ है, ये पहला है, ये भी पहला है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। ठीक है,
स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है, इसको हम तोड़ लें। ट है, धन र है, धन अ है, धन क है, धन अ है। देखिए किसके बाद, कौन से र के बाद? प है, धन उ है, धन न, धन अ, धन न, र है, धन न है, धन अ है, धन म है, धन आ की मात्रा है, धन अड़ है, धन अ है। फिर देखें, त है, धन र है, धन अ है, धन ट है, धन अ, धन क, धन अ। स है मेरे भाई, धन अ है, धन त है, धन र, धन उ है। ठीक है, एक बात देखिए मेरे भाई, कौन कौन में र के बाद मेरे भाई स्वर नहीं है। इसमें देखिए र है, बाद में स्वर आया है, तो ये होगा नहीं। इसमें देखिए र के बाद आ की मात्रा स्वर आया है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए ढूंढे मेरे भाई, र के बाद क्या कोई स्वर आया है क्या? नहीं। इसमें आया है क्या? हाँ आया है। सर पुनर्निर्माण में स्वर रहित र है, पुनर्निर्माण में स्वर रहित र है। ऐसे आप तोड़ के देख सकते हैं, कभी भी गलत नहीं होगा। 36 नंबर देखें, सही वर्तनी है। सही वर्तनी का प्रयोग कैसे, सही वर्तनी कैसे पहचानेंगे आप? जब आप एकाक बार देखे रहेंगे। सौहार्द होता है क्या? ये द्र नहीं होता है मेरे भाई, द होता है। सौहार्द होता है क्या? नहीं, सौहार्द ये हो सकता है। सौहार्द होता है क्या? सौहार्द नहीं होता है। सौहार्द होता है क्या? नहीं मेरे भाई, सौहार्द होता है। क्या होता है? सौहार्द होता है, न कि सौहार्द होता है। ठीक है, क्या होता है? सौहार्द। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पुरस्कार। पुरस्कार कहीं दिख रहा है क्या गलत? नहीं सर, ये गलत नहीं है। पुरस्कार होता है क्या? नहीं, यही गलत है। पुरस्कार नहीं होता है, पुरस्कार होता है। तिरस्कार भी सही लिखा है, तिरस्कार भी सही लिखा है मेरे भाई, और परिष्कार, परिष्कार भी सही लिखा है, पुरस्कार नहीं होता। ठीक है, निम्नलिखित में से यण संधि कौन सी है? निम्नलिखित में से यण संधि कौन सी है? तो चलिए हम सभी को देख लेते हैं। यदि धन आप बना है, यदि धन आपी, यदि धन आपी बना है। सदा धन एव बना है, सदा धन एव, सदा धन एव बना है मेरे भाई। एक धन एक बना है, एक धन एक बना है। महाधन ओजस्वी। देखिए ये क्या है मेरे भाई? महोजस्वी। एक का एक अय। मैंने आपको बता रखा है, अय और औ जो होते हैं मेरे भाई, ये वृद्धि स्वर के होते हैं। अय दिग्या, अय दिग्या, औ दिग्या, ये तीनों के तीनों क्या है मेरे भाई? ये वृद्धि स्वर संधि है। अब बचा क्या? यदि धन अपि। जहां पे धन के पहले ई तथा धन ई उ आए, तो उसके बाद धन के बाद असमान स्वर आए, उसे आप क्या कहते हैं? यण स्वर संधि। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर ए, यद्यपि। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सा है? मैंने अभी आपको बताया, जिसमें अय और औ दिखेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि स्वर संधि। पृथ्वी धन इसमें क्या होता है मेरे भाई? ये दीर्घ स्वर संधि है। महेंद्र महिधन इंद्र होगा, ये भी दीर्घ स्वर संधि है मेरे भाई। विद्याधन अर्थी होगा, ये भी दीर्घ स्वर संधि है। एक बात बताएं, औ कहां पे दिख रहा है? हमें डी ऑप्शन दिख रहा है, महाधन औषध। महाधन औषध में क्या दिख रहा है? महौषध। ठीक है, आज का ये लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन। अतएव में संधि विच्छेद करिए। अतएव में भाई विसर्ग संधि है, अतः धन एव से बनता है अतएव, अतः धन एव से बनता है मेरे भाई अतएव। विसर्ग का लोप हो जाता है, दोनों जुड़ करके क्या बन जाते हैं? अतएव। ठीक है, चले कहां पे दिख गया? 40 नंबर का हो गया, अतः धन एव। चले, थैंक यू विजय सर, लाइक करो। चले ठीक है, यदि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो एक बार कमेंट करके बताएं, हाँ सर हम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। जितना आप पढ़ाते हैं उतना हम तैयार रखते हैं। आशा आपसे यही रहेगी कि जितने भी वीडियो आपको पढ़ाए जाएं उसके पहले का आप तैयार करके रखें। चले ठीक है।